गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो छुट्टी के बाद आज हम बहुत दिनों बाद आपका ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े प्यार से बड़े मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो ये है स्मार्ट कोचिंग सेंटर और जैसा कि हम लोगों का चल रहा था क्या रिवीजन सीरीज, और रिवीजन सीरीज के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सिविक्स को स्टार्ट किए। सिविक्स 2 चैप्टर का रिवीजन कर बैठे। अब सिविक्स के तीसरे चैप्टर के रिवीजन की ओर बढ़ेंगे और ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि चैप्टर 3 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन है, और थोड़े बहुत हम लोग आपस में प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा एक शानदार चीज लाए हुए हैं जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और इस आनंद भरे गुफ्तगू का लुत्फ उठाइएगा ताकि पढ़ने में भी मजा आए और सारा बात अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ से तब छोड़ा जाएगा। तो आज ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज है चैप्टर 3 का, ये 2 पार्ट में आएगा या इसी में मिला देंगे जैसा होगा। कुल 85 से 90 क्वेश्चन हैं इसमें। आप देख लीजिएगा, अगर एक वीडियो में 90 क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो 2 पार्ट में आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि यह चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारा चैप्टर 3 है सिविक्स का और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में जो संघर्ष होता है, जो 2 पार्टियां आपस में संघर्ष करती है, उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा होता है, उस चैप्टर इससे रिलेटेड है। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, इससे आपको कम से कम 5 से 6 सवाल ऑब्जेक्टिव के 5 से 6 सवाल मिलेंगे, लघु उत्तरी के कम से कम 2 से 3 सवाल मिलेंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो चलिए हम इस नए चीज का शुरुआत करते हैं और इसका आगाज करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो हम पहले जानते हैं कि ये सर बहुदलीय क्या होता है, ये बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है। अगर हम बहुदलीय व्यवस्था की बात करें प्यारे बच्चों, तो बहु में एक तो बहु शब्द है और एक दलीय शब्द है। जिस भी देश में 2 से अधिक, क्या बोलेंगे बहुदलीय का, जिस भी देश में 2 से अधिक दल हो, 2 से अधिक राजनीतिक दल हो, उसे बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कहेंगे। उसे बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कहेंगे। देखिए, जिस देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल हो उसको बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारे भारत का, हमारे भारत में बहुत सारी राजनीतिक दल है। अगर बिहार चुनाव का ही बात करें तो देखिए यहाँ जेडीयू, एनडीए, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, ये सभी बहुत सारी पार्टियां तो से अधिक है। तो भारत क्या है, बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इसमें से बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कौन नहीं है। तो प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों देश जो है ये बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। ये तीनों जगह क्या है, ये बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन की कि प्यारे बच्चों ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन द्विदलीय व्यवस्था वाला देश है। यहाँ 2 ही दल होते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका।
दो देश का नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन और अमेरिका, ये द्विदलीय है। क्या है? द्विदलीय है। ब्रिटेन और अमेरिका प्यारे बच्चों द्विदलीय है। तो निम्नलिखित में बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कौन नहीं है? तो ब्रिटेन बहुदलीय व्यवस्था वाला देश नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय है। ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसको थोड़ा और रफ्तार की ओर ले जाएंगे, बड़े प्यार से मक्खन की ओर रफ्तार में ले जाएंगे। तो अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? प्यारे बच्चों, इसमें इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे ये मुख्य रूप से कोई पार्टी के बारे में होगा, कोई राजनीतिक दल के बारे में होगा। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? प्यारे बच्चों, भारत की बात करें तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो प्यारे बच्चों, भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पार्टी तो बहुत सारी है, मगर जो राष्ट्र दल का दर्जा दिया जाता है वो केवल 6 पार्टी को दिया गया है। तो एक सवाल इससे और बनता है कि राष्ट्र दल का दर्जा किसी दल को कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्र दल का दर्जा किसी भी दल को लोक चुनाव आयोग, कौन? चुनाव आयोग प्रदान करता है। राष्ट्र दल का दर्जा प्रदान करने वाला आयोग प्रदान कौन करता है? तो राष्ट्र दल का दर्जा चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्र दल कौन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। अगर 6 का नाम बोले तो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बसपा हो गया, जिसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, और एक प्यारे बच्चों पीपल्स पार्टी हो गया, समाजवादी बोल दिए, बहुजन बोल दिए, एक कोई छूट रहा है, अभी लिखाएंगे तो दिमाग में आएगा। देखिए, पहले यहाँ पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। अभी हमारे बिहार में चुनाव का माहौल है। आरजेडी, आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या आप देखे हैं कि आरजेडी केंद्र में चुनाव लड़ रही है? नहीं। ये क्या है? ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये राज्य पार्टी है, ये राष्ट्र पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। फिर है लोक जनशक्ति पार्टी। प्यारे बच्चों, लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, इनके पिता रामविलास पासवान जी इस पार्टी को बनाए थे 2000 ईस्वी में। तो लोक जनशक्ति पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये राजकीय पार्टी है, तो ये भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी प्यारे बच्चों, बीजेपी तो है। बीजेपी कौन सा पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। तो इन सभी ऑप्शंस के अनुसार हमारे पास 2 राष्ट्रीय पार्टी हुए, एक बहुजन समाज पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो 2 तो यहां हो गए, एक पीपल्स पार्टी हो गया 3, एक हो गया अरविंद केजरीवाल का पार्टी आम आदमी पार्टी 4, उसके बाद समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस पार्टी 6। इतना 6 क्या है? राष्ट्रीय दल है। अभी इसमें से हमको 2 ऑप्शन मिला, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको दूसरा सवाल भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मेरे दिल में अभी एक ख्याल आया आपके लिए। तो अभी हमारे पास जो माहौल है ना, अभी हम जिस माहौल में हैं, अगर हम आपके नजरिए से सोचे, आप अभी एग्जाम देने को हैं, आपके एग्जाम का कम समय बचा है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है ऐसे समय में,
जब हम भी एग्जाम दे रहे थे तो हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ऐसे समय में, क्या होगा, डर लग रहा था, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। खुद के कॉन्फिडेंस से भरा कोई हिम्मत आपके लिए नहीं है। आप दरिया हैं सर, आप एक तरह के दरिया हैं। दरिया समझते हैं, नदी का बहाव। जिस तरह दरिया अपना रास्ता स्वयं बनाता है ना, चलते जाता है, रास्ता बन जाता है, उसी तरह आप हैं। आप आंख मूंद के अपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और आपका रास्ता खुद बन जाएगा। और वो अंत इतना सुखद होगा ना प्यारे बच्चों, इतना सुखद होगा, आपके घर वाले, आपके शिक्षक सब खुश हो जाएंगे। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और घबराने का समय नहीं है। यहां से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे धरती पे ऐसा कुछ है जो इंसान नहीं कर सके? सब कुछ तो इंसान ही करते हैं ना प्यारे बच्चों। तो इंसान ही सब कुछ करते हैं, हम भी तो इंसान की श्रेणी में आते हैं ना, हम पशु तो है नहीं। तो हम जो चाह ले, हम जो अपने दिमाग को बता दे, वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को रोज कहिए कि हम ये कर सकते हैं, मेरा ये होने वाला है। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो कोई और भी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे बड़ा कोई नहीं है। पहले खुद को चमकाइए, खुद में आत्मविश्वास लाइए, ठीक है। चलिए, ये तो हुई अपनी बातें। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से 2 क्वेश्चन हम अभी तक किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है ये निर्वाचन। अगर हमसे पूछता कि लोकसभा में सीटों की संख्या, क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पूछेगा। यहां पूछा निर्वाचन हेतु और कुल सीट। देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार में 2 हाउस होता है, एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा हम गवर्नमेंट इसी से बनाते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें प्यारे बच्चों, कुल सीट, लोकसभा की कुल सीट की संख्या, लोकसभा में कुल सीट की संख्या, तो लोकसभा में कुल सीट है 545। याद रखिएगा, हम कुल सीट बोले हैं, लोकसभा में कुल सीट है 545। एक होता है निर्वाचित सीट या निर्वाचन हेतु सीट। निर्वाचन हेतु सीट, जिस सीट पर चुनाव होता है उसकी संख्या कितनी है? तो निर्वाचन के लिए जो संख्या बताई गई है वो है 543। तो यहाँ हमारा सवाल है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो कुल सीट तो भैया 545 है लोकसभा में। और निर्वाचन हेतु सीट कितना है? 543। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि कुल सीट की संख्या, निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या 543 है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, वो सवाल अच्छे से पढ़ते नहीं है और मार देता है 545। तो यहाँ पे जाके उसका आंसर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? गलत हो जाता है। हमको सवाल पढ़ना है। अगर पूछेगा लोकसभा में कुल सीट की संख्या, तो प्यारे बच्चों 545। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या, जिस पर चुनाव होता है, तो होता है 543। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार की बातें करते हैं, थोड़ा सा अपने बिहार की बातें करते हैं। तो सर, बिहार में चुनाव है और यहां भी चुनाव हो रहा है, इसमें भी सीट है, तो इसके सीट की संख्या जानेंगे। तो बिहार के चुनाव में कुल विधानसभा सीट, बिहार में क्या होता है प्यारे बच्चों? विधानसभा होती है। तो बिहार के विधानसभा में सीट की संख्या, बिहार के विधानसभा में सीट की संख्या प्यारे बच्चों 243 है। बिहार के विधानसभा में सीट की संख्या 243 है। अब एक बचा राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीट की संख्या प्यारे बच्चों, अगर हम राज्यसभा की सीट की बात
बात करें तो राज्यसभा में सीट की संख्या 245 है। राज्यसभा में सीट की संख्या 245 है। यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लोकसभा में कुल सीट 545, राज्यसभा में कुल सीट 245, बिहार के विधानसभा में कुल सीट 243 है। चलिए, तो यहां तक हमारा सवाल बन गया 3 नंबर तक। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या लोकसभा में 543 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। वाह, यह सवाल देखिए, जब आप पढ़े होंगे किताब को तो उसमें आपको सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था। जब सूचना के अधिकार के लिए प्यारे बच्चों आंदोलन हुआ, कब हुआ था? राजस्थान में हुआ था। 1990 के टाइम पे हुआ था। कहां हुआ था? तो प्यारे बच्चों राजस्थान में हुआ था। सवाल क्या पूछता है? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यह शुरुआत प्यारे बच्चों राजस्थान से हुई। और सूचना का अधिकार ये कानून कब बन गया? तो ये कानून बन गया प्यारे बच्चों 2005 में। कानून कब बन गया? 2005 में। अब देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं आपको ये सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार कहने का मतलब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सरकार जो भी काम करती है वो हमारे पैसे से करती है। अगर आप एक पेन भी खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप जान सको कि ये रोड बना है, इसमें कितने रुपए लगे हैं। तो ये हमारा सूचना का अधिकार है। 2005 में ये हमको अधिकार मिल गया कि हमको सभी चीज की जानकारी चाहिए। तो सूचना का अधिकार का आंदोलन राजस्थान से हुआ था 1990 में, और 2005 में सूचना के अधिकार को एक कानून के रूप में बना दिया गया। चलिए याद रखिएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था प्यारे बच्चों? राजस्थान से हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला समय बस एक ही पल को कहते हैं जब भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। प्यारे बच्चों, भारत में आपातकाल लगा था। ये कहानी स्टार्ट होता है कब से? कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी। और इस समय भारत में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित कर दिया। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी देश पर आपातकाल लगा दी। देश पर क्या लगा दी? आपातकाल लगा दी। और आपातकाल लागू करने का अधिकार प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को होता है। उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा देश पर आपातकाल लगा दिया गया और ये आपातकाल 18 महीने तक चला था। 18 महीने तक चला था। और 1977 ईस्वी में देश से आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुआ। तो ये हमारे देश के लिए, ये हमारे संविधान के लिए, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला समय था। तो यही बोल रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश हुआ था वो 1975 में प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों ये दशक कौन सा है? दशक मतलब 10 साल, 1970 से लेके 1980 तक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1970 का दशक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1970 के दशक में ये भारतीय के लिए जन आक्रोश के दशक पे प्रारंभ था।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के बारे में तो आपको बहुत दफा बताए हैं, फिर बता रहे हैं कि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पेड़ बचाने के लिए किया गया था। और ये आंदोलन हुआ कहां था प्यारे बच्चों? ये आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। इसके नेता की बात करें, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। चिपको आंदोलन क्यों हुआ? पेड़ बचाने के लिए हुआ। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? अभी बताए थे 1975 में क्या हुआ था। 1975 में प्यारे बच्चों देश में पहली बार आपातकाल घोषित हुआ था। और ये आपातकाल लगाने का श्रेय किसको जाता है? ये आपातकाल लगाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है, क्योंकि 1975 के समय वो प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया। तो 1975 भारतीय राजनीति में आपातकाल के लिए जाना जाता है। तो क्या है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे? बिल्कुल नहीं सर, इस वर्ष कोई चुनाव नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी? नहीं, पहले ही बन चुकी थी। देश में आपातकाल लागू हुआ था। इस वर्ष क्या हुआ था? 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था और ये आपातकाल 18 महीने आपातकाल चले। और 1977 ईस्वी में आम चुनाव हुआ देश में आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी बुरी तरह हार गई और एक नई पार्टी का उदय हुआ, जनता पार्टी। जीता कौन? तो जनता पार्टी जीता। और जनता पार्टी की सरकार बनी थी प्यारे बच्चों 1977 में। और इसके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे मोरारजी देसाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई या नहीं आई? बताबा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? सवाल थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा स्पीड करते हैं अब। चलिए स्पीड क्या ही करेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? प्यारे बच्चों, एक परियोजना हुआ था नर्मदा घाटी परियोजना और इसके खिलाफ में आंदोलन हुआ था। यह नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं नर्मदा घाटी आंदोलन का, यह जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन थी? मेधा पाटेकर। और यह नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में था। तो कौन सा राज्य संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। डॉक्टर मेधा पाटेकर जो थी वो किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो अभी बताए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। तो घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ा रहेगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? प्यारे बच्चों देखिए ये सवाल, सबसे पहले पूरे विश्व में कहां पे राजनीतिक दल बनाया गया? कौन सा ऐसा देश था जहां पे सबसे पहले राजनीतिक दल बनाया गया, उसको राजनीतिक दल घोषित किया गया? तो सबसे पहला प्यारे बच्चों वो देश था इंग्लैंड।
सबसे पहला देश कौन था जो राजनीतिक दल बनाया था? वो था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। सबसे पहला राजनीतिक दल कहाँ बना था? तो ब्रिटेन में बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए पहले आप इसका जवाब दीजिए, अभी बताएं हम फिर। चलिए प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी मतलब भैया बीजेपी, और बीजेपी का चिन्ह क्या है? कमल छाप। बीजेपी का चिन्ह क्या है? कमल छाप। बीजेपी की स्थापना 1980 में, बीजेपी की स्थापना 1980 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसके प्रथम अध्यक्ष, बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्यारे बच्चों बने थे, क्या नाम था उनका? वाजपेयी जी। क्या नाम था? याद रखिए वाजपेयी जी थे। नाम दिमाग से निकल गया। वाजपेयी जी थे बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था और बीजेपी के पहले अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में करने वाले व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1825 में, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना प्यारे बच्चों 1850 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम। करने वाले व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव। देखिए बिहार बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ भी सवाल बन सकता है। हम स्टार्ट करते हैं आपको शुरू से, ठीक है? शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा, फिर पढ़ेंगे 16वीं लोकसभा, फिर पढ़ेंगे 17वीं लोकसभा, फिर पढ़ेंगे 18वीं लोकसभा, फिर पढ़ेंगे 19वीं लोकसभा। तो देखिए हमको पता है कि लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है। तो 15वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 2009 में। 15वीं लोकसभा का चुनाव प्यारे बच्चों 2009 में। अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो अगले 5 साल में अगला चुनाव, तो 9 5 14, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव प्यारे बच्चों 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2024 में। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ प्यारे बच्चों? 2024 में। और 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में। 19वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा? 2029 में। तो ये याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा 2009, अब यहां से जोड़ते जाइएगा। 16वीं लोकसभा 2014, 17वीं लोकसभा 2019, 18वीं लोकसभा 2024 और 19वीं लोकसभा 2029। तो क्या पूछा है? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा चुनाव प्यारे बच्चों 2014 में हुआ था। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, अभी बताए थे बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या था? बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों? कमल का फूल छाप था। नेक्स्ट, वर्तमान में नेपाल किस शासन प्रणाली है? नेपाल की शासन प्रणाली,
अभी के समय में नेपाल में कैसा शासन प्रणाली है? नेपाल में 2005 के पहले वहां राजतंत्र था। 2005 में वहां राजा ही शासन करते थे। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र आ गया। नेपाल में लोकतंत्र कब आया? नेपाल में अभी तो लोकतंत्र है और नेपाल राजतंत्र में था। पहले कहाँ था? राजतंत्र में। राजतंत्र से लोकतंत्र में आया कब? लोकतंत्र में 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में नेपाल लोकतंत्र में आ गया। तो वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक ही है। अगला सवाल, भारत में 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? देखिए, अभी बताए थे कि 1975 ईस्वी में जब आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और वो आपातकाल 18 महीने तक चला था। फिर 1977 ईस्वी में फिर से आम चुनाव हुआ। इसमें लोग कांग्रेस पार्टी को फिर नहीं चुनी, एक नया पार्टी चुना गया और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो वो पार्टी कौन थी? वो पार्टी थी जनता पार्टी। वो पार्टी कौन थी? वो पार्टी थी प्यारे बच्चों जनता पार्टी। 1977 के आम चुनाव में जीतने वाली पार्टी कौन थी? जनता पार्टी। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? अभी बताएं, 1977 में जब जनता पार्टी जीती तो सरकार का गठन हुआ था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला सवाल, 17वीं लोकसभा चुनाव अभी बताए ना 15वीं लोकसभा पूछा था, तो 15वीं लोकसभा 2009 में, 16वीं लोकसभा 2014 में, तो यहां पूछा है 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव प्यारे बच्चों 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019। अगला देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो बहुजन समाज पार्टी है बसपा, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। बसपा का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? हाथी। और इसके जो संस्थापक थे, बसपा के संस्थापक थे कांसीराम। बसपा के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में किसको हम जानते हैं? कांसीराम को। और अभी वर्तमान में वर्तमान समय में बसपा की अध्यक्ष कौन है? मायावती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड, हाँ चलिए ये हुई बात ना। क्या है क्वेश्चन कि जनता दल यूनाइटेड, जिसका अभी बिहार में बोलबाला है जेडीयू, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ही है। तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये जेडीयू का गठन प्यारे बच्चों 1999 में। जेडीयू का गठन कब हुआ था? 1999 में। और जेडीयू के संस्थापक शरद पवार। जेडीयू के संस्थापक कौन है? शरद पवार। तो क्या पूछा? जनता दल यूनाइटेड का गठन। अच्छा चलिए इसका चिन्ह भी जान ले। जेडीयू का चिन्ह क्या है? जेडीयू का चिन्ह है तीर छाप। तो जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 1999 में। किए कौन थे? शरद पवार जी किए थे। चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर छाप है। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? याद है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में अहम योगदान भारत का था। तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया गया। तो बांग्लादेश को आजादी मिलती है प्यारे बच्चों 1971 में। चलिए अब हमको 3 देश का बात बताते हैं। एक तो है भारत, हमारा प्यारा देश, फिर है
श्रीलंका ले लीजिए, श्रीलंका, फिर ले लीजिए बांग्लादेश। तीन देश से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश, भारत को आजादी मिला 1947 में, भारत को आजादी मिल गया 1947 में। श्रीलंका को आजादी मिल गया 1948 में, और बांग्लादेश को आजादी मिल गया 1971 में। भारत को आजादी 1947, श्रीलंका को आजादी 1948, बांग्लादेश को आजादी मिल गया 1971 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो प्यारे बच्चों 1971 में हुआ। ये दोनों भी याद रखिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन प्यारे बच्चों ये 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो संस्थापक थे, संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान, लोग जो चिराग पासवान के पिताजी हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी बनाए थे। और इनका चुनाव चिन्ह का बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी का उस समय चुनाव चिन्ह था झोपड़ी छाप। लोक जनशक्ति पार्टी का उस समय का चुनाव चिन्ह क्या था? झोपड़ी छाप। मगर अभी क्या हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बट गई। लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बट गई और ये जो पार्टी है वो बन गई एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और इसका चुनाव चिन्ह का बात करें तो हेलीकॉप्टर छाप है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर छाप है। चलिए अब यहां जानते हैं क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये है बंगला छाप। तीर किसका है? तो सर तीर जेडीयू का। लालटेन किसका है? तो लालटेन आरजेडी का। बंगला छाप किसका है? एलजेपी का। साइकिल छाप किसका है? साइकिल छाप प्यारे बच्चों समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी साइकिल छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता है? अच्छा एक बात बताइए, कोई एक पार्टी रहेगा तो वहां गठबंधन बनेगा, या दो पार्टी रहेगा तो गठबंधन बनेगा? नहीं। जहां भी दो से ज्यादा पार्टी है वहां गठबंधन बन सकता है। तो दो से अधिक पार्टी वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तो वो बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो आंसर हो गया बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट, श्रीलंका कब आजाद हुआ? अभी तुरंत बताएं, 1948 में। नेक्स्ट सवाल, समता पार्टी, चलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और ये बताए भी नहीं थे आपको, याद रखिएगा। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? प्यारे बच्चों जब जेडीयू का निर्माण हुआ था 1999 में, और इसी जेडीयू पार्टी में ये जो समता पार्टी थी इसका विलय हो गया। जेडीयू और समता पार्टी एक हो गए, तो इसका विलय किसमें हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड के बारे में बोले तो जेडीयू का गठन कब हुआ था? 1999। करने वाले व्यक्ति शरद पवार, शरद पवार। और इसमें विलय किसका हुआ? समता पार्टी का। समता पार्टी का विलय हुआ। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर छाप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बोलिविया किस महादेश में है? बोलिविया एक देश था छोटा सा जहां पे पानी के कीमत में वृद्धि हो गया था, तो यहाँ पे लोग जन आक्रोश कर दिए, आंदोलन कर दिए। तो ये जो बोलिविया है ये किस महादेश में है? तो प्यारे बच्चों ये दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पानी के लिए जनसंघर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक, चिपको आंदोलन के नेता 100 बार बताएं। सुंदरलाल बहुगुणा कहां हुआ था? कहां हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अभी बताए राष्ट्र दल 6 गो है, 6 का नाम आपको बता दिए थे, तो बताइए इसमें से राष्ट्र दल नहीं है। बीजेपी राष्ट्र दल तो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्र दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र दल है, मगर राष्ट्र जनता दल ये राष्ट्र दल नहीं है, ये राज्य दल है। आरजेडी ये राष्ट्रीय दल है, ठीक है, राजकीय दल है। आरजेडी राष्ट्र दल नहीं है। राष्ट्र दल की संख्या कितना बताए प्यारे बच्चों? तो राष्ट्र दल की संख्या है 6 वर्तमान में। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। यस, बताए थे ना अभी कि भारतीय बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों अगर बीजेपी के गठन की बात करें तो 1980 ईस्वी में। पहले इनका चुनाव चिन्ह क्या था? कमल छाप। और इनके पहले अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में जो आपातकाल लगा था वो किस वर्ष लगा था? हे प्रभु, कितना बताए हैं आपको, थोड़ा तो कदर कीजिए। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा प्यारे बच्चों 1975 ईस्वी में। कौन लगाए थे? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आवाज को, अभी पता है ना चुनाव चल रहा है, तो ये जल्दी जाएंगे फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा साउंड वाउंड इग्नोर कीजिए। अभी जहां हमारा क्लास है वहां तो पता ही आवाज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आगे सड़क है, और अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि रूम को पूरा एकदम समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए। बस आज बड़ी है, आज ये चुनाव वाला प्रचार वाला खत्म हो जाएगा, फिर अपना आराम से यहाँ पे क्लास शुरू होगा। ठीक है, तो आज के लिए इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्राण, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। किसको कहा गया है? राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण कौन होता है प्यारे बच्चों? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल होता है। लोकतंत्र का प्राण कौन होता है? तो राजनीतिक दल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो चिपको आंदोलन, किधर गया रे, क्या हो गया ये ऑप्शन कैसे आ गया? ये ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता के रूप में किनको जानते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो प्यारे बच्चों, बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था वो किए थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत। ये सब सवाल याद कर लीजिएगा थोड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट सवाल, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था प्यारे बच्चों वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 36, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। शुरू में ही बताए थे, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है और उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो वो देता है निर्वाचन आयोग। जो चुनाव करवाता है जो आयोग, वही क्या देता है, राजनीतिक पार्टी को चिन्ह देता है और उसको एक मान्यता देता है। नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो प्यारे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। अभी बताए थे, बोलिविया एक ऐसा देश है, बोलिविया एक ऐसा देश है जहां जनसंघर्ष हुआ था। और किस लिए हुआ था, जो दक्षिण अमेरिका महादेश में था, वहां जनसंघर्ष किस लिए हुआ था, क्योंकि पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। बोलिविया में पानी की कीमत में वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, जनसंघर्ष हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी हो गए। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, झारखंड मोर्चा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी है तो इसमें से ये क्या है, इसको हटा दीजिए ये ऑप्शन। और इन तीनों में ये लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 ईस्वी में बना, रामविलास पासवान जी बनाए, रामविलास पासवान जी बनवाए। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। अगला सवाल, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, बंगला छाप, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान 2000 ईस्वी में। अगला, निम्न में किस देश में एक दलीय प्रणाली है। किस देश में एक ही दल है और वो एक दलीय प्रणाली है, तो वो है चीन में। चीन में एक दलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय प्रणाली, इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। अगला, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, राष्ट्र राजनीतिक दल 6 हैं, इसमें से कौन नहीं है, तो बीजेपी तो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, ये समाजवादी पार्टी राष्ट्र राजनीतिक दल नहीं है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल छाप, साइकिल छाप। और इसके जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह अभी बताएं, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। नेपाल में किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बोले थे कि 2006 ईस्वी में नेपाल जो है राजतंत्र से लोकतंत्र में आया। उसके पहले एक राजा हुए थे जो ये इनकार कर दिए थे कि हम लोकतंत्र नहीं मानेंगे, तो वो राजा का नाम है राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र जो है मना कर दिए थे कि नेपाल लोकतंत्र में नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो 1974 में जब आपातकाल लागू हुआ था, उसके पहले जो विरोध हो रहा था, संपूर्ण क्रांति हुआ था। एक जो बिहार के ही एक नेता थे, बिहार के ही नेता थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति चलाया था। और 1974 में जो संघर्ष हुआ था, इसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण को हम प्यार से एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं लोकनायक। लोकनायक के नाम से हम किनको जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ। शुरू में बताए उत्तराखंड में हुआ था। आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो आपातकाल की घोषणा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। भारत में आपातकाल एक बार लगा था 1975 में, पीएम थी इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा
गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे उस समय। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? सबसे पहले राजनीतिक दल कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब बना था? 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला सवाल, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? चलिए ये सप्तदलीय गठबंधन का कहानी बताते हैं। जब नेपाल में 2006 में चुनाव हुआ तो प्यारे बच्चों वहां 7 दल था और सातों को किसी भी तरह सीट मिल गया, कोई भी मतलब अपना सत्ता बनाने के लिए उतना सीट नहीं ला पाया। तो इस सातों दल मिलकर चुनाव लड़े, तो इसी को बोलते हैं सप्तदलीय गठबंधन। तो ये जो सप्तदलीय गठबंधन है प्यारे बच्चों, ये सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ था? तो सप्तदलीय गठबंधन प्यारे बच्चों नेपाल में था। अगला चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता थे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। ये जो छात्र आंदोलन था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 ईस्वी में। छात्र आंदोलन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1974 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले जयप्रकाश नारायण थे। अगला है, इनमें कौन बिहार के महान दलित नेता थे? बिहार के महान दलित नेता, तो प्यारे बच्चों जो बिहार के दलित नेता थे वो थे जगजीवन राम। जगजीवन राम एक बिहार के थे जो एक दलित नेता थे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बताए थे कि चिपको आंदोलन जो सबसे पहले शुरू की थी वो महिलाओं ने किया था। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ कौन की थी? महिलाएं की थी। अगला, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। चिपको आंदोलन के बारे में सब बात बता चुके हैं आपको कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, महिला ने शुरुआत किया, सुंदरलाल बहुगुणा उसके नेतृत्व करता थे। अगला देखिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था नशाबंदी का? जी बिल्कुल नहीं। भंगी मुक्ति का? नहीं। सुशासन का? नहीं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। अगला सवाल, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम किए थे। और इसका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप है। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? प्यारे बच्चों कि एक समय था जब भारत में ज्यादातर लोग तो हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा नहीं प्यारे बच्चों, राजभाषा घोषित किया गया। तो तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने पर आंदोलन किया था। तो वही पूछ रहा है, किस राज्य से हिंदी को राजभाषा राजभाषा होगा यहाँ पे, राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? ना बनाने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु।
दलित वर्ग के समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? दलितों के नेता जो कहे जाते हैं वो भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में दलित नेता कौन जन्म हुए थे? जगजीवन राम जन्म लिए थे। अगला सवाल देखिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? प्यारे बच्चों, बताए थे कि जो दलितों पर अत्याचार हुआ उसको बचाने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम था दलित पैंथर्स। और ये पैंथर्स सेना बनाई थी जो अगर कोई व्यक्ति कोई दलित को प्रताड़ित करता था या कोई मजदूर कोई पूंजीपति मजदूर पर अत्याचार करता था तो ये दलित पैंथर्स जो संगठन था यह वो दलितों और मजदूरों के साथ खड़े होते थे। यह जो संगठन बनाया गया दलित पैंथर्स का यह महाराष्ट्र में बना। दलित पैंथर्स नामक संगठन प्यारे बच्चों कहाँ बना? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भी भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना? बताए थे आपातकाल लगा 75, उसके बाद फिर 18 महीना बाद आम चुनाव हुआ और उसमें गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई जिस कब 1977 में। कौन पार्टी का? जनता दल पार्टी का। और इसके नेता कौन बने? मोरारजी देसाई बने थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? देखिए राष्ट्र पार्टी बताना है प्यारे बच्चों, राष्ट्र पार्टी कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पार्टी है, जेडीयू राष्ट्र पार्टी नहीं है, जेडीयू राजकीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ये दोनों राष्ट्र पार्टी है। भारत में राष्ट्र पार्टी की संख्या 6 है। अगला सवाल, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति प्यारे बच्चों ये कहानी स्टार्ट होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये 1988-89 में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1988-89 में शुरू हुआ था। और इसकी नेता जो थे मेधा पाटेकर। इसमें क्या था कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाना था जिससे जो वहां के आसपास के लोग थे, आसपास की भूमि थी, आसपास का जंगल था, वो सब नष्ट हो जाता। और लोगों का मांग ये था कि हमको अगर यहां से हटाया जा रहा है तो कहीं और घर दिया जाए, जो तो वाजिब है, कहीं और घर दिया जाए। तो वही राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो लागू हुआ था वो 2003 में हुआ था। आंदोलन ये जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और ये कानून कब बना? 2003 में कानून बना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? तो अभी बताएं 1988-89 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ? 1988-89। नेता कौन? मेधा पाटेकर। अगला, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया। जब 71 में आम चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का नारा था कि गरीबी हटाओ। कांग्रेस नारा दिए थे कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। नेक्स्ट, उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तब जाके वो कानून बना। तो प्यारे बच्चों ये सूचना का अधिकार कानून बताए थे। 1990 में पहले इसके लिए आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ। बाद में जाके 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। कब बना? तो 2005 में बना था। नेक्स्ट सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था?
संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना, तो भारत में भाई उस समय लोकतंत्र था, ये नहीं होगा। निर्वाचित सरकार को बदलना, ये हो सकता है। सैनिक तंत्र की स्थापना, ये नहीं होगा। तो संपूर्ण क्रांति का जो हुआ था, ये हुआ था 1974 ईस्वी में। नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अभी जानबे करते हैं अभी क्या है, चुनाव का माहौल है तो थोड़ा सा चलिए आगे। संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था। नेता जयप्रकाश नारायण थे और इनका उद्देश्य क्या था? निर्वाचित सरकार, जो समय की कांग्रेसी सरकार थी, जो जनता को लूट रही थी, जनता को बेवकूफ बना रही थी, उस निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ किस वर्ष जन आंदोलन का शुरुआत हो गया था? तो 2006 में। 2006 में ही नेपाल से राजा को हटाया गया। ठीक है, अगला, जल युद्ध किस देश में हुआ? पानी के लिए युद्ध किस देश में हो रहा था? कौन सा ऐसा देश है जहां पानी महंगा हो गया था? वो देश का नाम था प्यारे बच्चों बोलीविया। बोलीविया देश में कौन सा युद्ध हो रहा था? जल युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो ये भी बताए हुए 1948। भारत कब आजाद हुआ? तो 1947। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 में हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करते, बहुत समय हो गया। म्यांमार की प्राचीन नाम क्या था? म्यांमार का प्राचीन नाम प्यारे बच्चों बर्मा था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था प्यारे बच्चों? वर्मा था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश विश्व का है प्यारे बच्चों भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत। अगला, आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? प्यारे बच्चों, ये आपके इंग्लिश में भी, इंग्लिश के चैप्टर 4 में है कि आंग सान सू की नाम की एक जो महिला थी, वो म्यांमार में लोकतंत्र स्थापना के लिए आंदोलन किए थे। तो सवाल क्या पूछा? आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? तो वो देश कौन था प्यारे बच्चों? म्यांमार था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी राजनीतिक दल, कौन ऐसा बात है जो सब राजनीतिक दल चाहता है? सब चाहता है कि हम जब दल हैं तो अपना सरकार बनाए, निर्वाचन में जाए, तो सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना। अब बताइए, कोई राजनीतिक दल का ही काम होगा कि सरकारी पद प्राप्त करेगा? जी बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ना, चुनाव तो सब लड़ सकता है, तो सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता प्राप्त कैसे कर लिया जाए। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अपने दिमाग में चलाते रहिए कि ये सब क्या थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, एओ ह्यूम ने किया था। जब इसका प्रथम सम्मेलन हुआ तो इसके बैठक की अध्यक्षता पहली बार कौन किए थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? राजनीतिक दल कौन सा काम नहीं करता है? चुनाव तो लड़ता है, सरकार की आलोचना करना ये भी करता है, प्राकृतिक आपदा में राहत से अफसरों की बहाली संबंधी कार्य ये नहीं करता है, ये भी करता है। अफसरों की बहाली क्या राजनीतिक दल करेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल, इसमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो बताए थे चाइना में क्या है? एक दल व्यवस्था। ब्रिटेन में द्विदलीय, अमेरिका में द्विदल, भारत में बहुदलीय। पीछे का भी रिकॉल करवा रहे हैं जल्द एकदम। नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक क्या है? नेतृत्व का संकट। राजनीतिक दल का जो एक प्रमुख समस्या है प्यारे बच्चों, वो नेतृत्व का संकट है। नेतृत्व का संकट क्या है? एक समस्या है।
अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है? जनता इज जनार्दन। तो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के पास होता है। नेक्स्ट, 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो पहले ही बताइए कि 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? अभी बताए थे आपको कि 2014 में प्यारे बच्चों 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें पहली बार बीजेपी का सरकार बना और मोदी जी चुनकर आए। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को क्या मिला? स्पष्ट बहुमत मिला। अगर पूछा जाएगा कि 78वीं, देखिए, तो ये 2024 के आम लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो एनडीए गठबंधन को मिला। किसको मिला? एनडीए गठबंधन को मिला। नेक्स्ट, केंद्र में जनता पार्टी का सरकार कब स्थापित हुआ? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री थे। इसका पार्टी का गठन, इसका जो पार्टी कब जीता था? जब आपातकाल के बाद आम चुनाव हुआ था 1977 में, तब इसका पार्टी जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं है। नेतृत्व का संकट, ये तो चुनौती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये नहीं। दल बदल की राजनीति, संविधान निर्माण, ये सब इसके लिए चुनौती है, मगर संविधान निर्माण कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले ही संविधान का निर्माण करके चले गए हैं। अगला, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, यहां से हो गया हमारा ये खत्म। तो आपका सिविक्स का चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गया। ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गया, ठीक है। तो कल चलेगा इसका सब्जेक्टिव, और आप रेडी रहिए, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। हम लोग एक क्रैश कोर्स लाए हैं। अगर आप खगड़िया में हैं, अगर आप खगड़िया में रहने वाले हैं और हमारा जो कोचिंग है वो बछौता में है, तो हम लोग एक क्रैश कोर्स लाए हैं। चलिए थोड़ा सा आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता देते हैं। अगर जो बच्चे 10th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं, उसके लिए मात्र आपको 199 रुपया में, मात्र 200 रुपया में आपके लिए क्रैश कोर्स मिल रहा है। क्रैश कोर्स 10th का क्रैश कोर्स मात्र आपको 199 रुपया में मिलेगा। और 12th आर्ट्स के कोई भी बच्चे हैं, 12th आर्ट्स के अगर कोई भी बच्चे हैं, अगर उसको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में आके सामने बैठ के अलग अलग शिक्षकों से आपको पढ़ाई करना हो, अलग अलग शिक्षकों से, सारा सब्जेक्ट का अलग टीचर होगा, और आपको यहाँ बैठ के कम समय में आपको एग्जाम की तैयारी करना हो, तो आपको 12th आर्ट्स के बच्चे के लिए क्रैश कोर्स का फी मात्र रखे हम लोग 299 रुपया। मात्र 299 रुपया में आपको 12th का पूरा आर्ट्स का तैयारी करवाया जाएगा। और समय कितना बचा प्यारे बच्चों? मात्र 3 महीने में, मात्र 3 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि आप कम से कम एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। अगर आपको हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना है, अगर आपको हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना है, तो हम नंबर लिख देते हैं, इस नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। तो ये नंबर देख लीजिए, ये नंबर पर आप कॉल कर लीजिए 777-999-4071। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको कोचिंग का एड्रेस दे दिया जाएगा, आप यहाँ आइए और हम लोग से जुड़िए, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको भी तैयारी करवाया जाएगा। याद रखिएगा, 10th के लिए एक बैच आया जो 199 का है, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, बस आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ये 299 का बैच रहेगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।